भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th का पोयम द बाल पोयम। और इस पोयम को लिखे हैं जॉन बेरीमैन। द बाल पोयम, इस पोयम को हम पढ़ेंगे और इसके जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन। तो इस पोयम का हिंदी क्या होगा? द बाल। बाल का अर्थ होता है गेंद और पोयम का अर्थ होता है कविता, अर्थात गेंद से संबंधित कविता, अर्थात ऐसा पोयम जो गेंद हो, अर्थात गेंद से संबंधित पोयम। और इसको लिखे हैं जॉन बेरीमैन। तो चलिए सबसे पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट तो देखेंगे जो पोएट हैं जॉन बेरीमैन, उनका जन्म कब हुआ है? 1972। इसका मतलब उनका जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। तो देखेंगे जॉन बेरीमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन कवि थे एंड स्कॉलर और विद्वान थे। ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वे बहुत लोकप्रिय हो गए इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो इसमें बताया गया है 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी। इन द सेकेंड इसका अर्थ है द्वितीय 20वीं शताब्दी के मध्य में, द्वितीय 20वीं शताब्दी के मध्य में ही बिकेम वेरी पॉपुलर, वे बहुत लोकप्रिय हो गए। टुडे ही इज कॉन्सिडर्ड, आज वे माने जाते हैं। कॉन्सिडर्ड मतलब माने जाते हैं। आज वे माने जाते हैं एज अ की फिगर, मुख्य आकृति के रूप में। की फिगर का अर्थ है मुख्य आकृति के रूप में वे माने जाते हैं इन द कॉन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री, अर्थात इन द कॉन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री, यानी काव्य के कॉन्फेशनल स्कूल में, अर्थात काव्य के व्यावसायिक विद्यालय में वे एक मुख्य आकृति के रूप में माने जाते हैं। द ड्रीम सॉन्ग्स इज नोन एज हिज बेस्ट वर्क। द ड्रीम सॉन्ग्स इज नोन एज हिज बेस्ट वर्क। द ड्रीम सॉन्ग्स है, द ड्रीम सॉन्ग्स क्या है? इज नोन माना जाता है एज हिज बेस्ट वर्क, मतलब उनका सबसे अच्छा कृति। ही वॉन द पॉलिटिकल प्राइज फॉर पोएट्री, और वो जो है काव्य के लिए पॉलिटिकल प्राइज जो है जीते थे। नेशनल बुक अवार्ड एंड वॉलिंगटन प्राइज, नेशनल बुक अवार्ड और वॉलिंगटन प्राइज वर आल्सो गिवन टू हिम, उन्हें दिया गया था। आइए हम इस पोएम के स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। स्टेंजा 1 है। इस पोएम को पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, द बाल पोएम जो कविता है, इसमें गेंद से संबंधित, बॉल से संबंधित इसमें बताया गया है कि एक लड़का जो है गेंद से खेलता है और वो गेंद जो है खो जाती है। उस गेंद से वह बहुत चिंतित होता है और इस गेंद से संबंधित जो घटना है उसको पोएट जो है जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। पोएट कहते हैं कि उस लड़की का गेंद जो है खो गया है, तो गेंद जो है दूसरी भी खरीदी जा सकती है और दूसरे गेंद से भी वह बच्चा खेल सकता है। लेकिन वह गेंद जो हमेशा के लिए खो गई है और उस गेंद
को वह बच्चा जो है कभी पा नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि जीवन में भी बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं कि एक व्यक्ति का साथ छूट जाता है और वह व्यक्ति पुनः नहीं मिलता है। इसलिए जीवन की जो जो जीवन की परंपरा है, जो प्रकृति का जो नियम है, उसको हमें सहन करना ही पड़ेगा और उसको सहन करते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो यही पोयम में सीख दी गई है। आइए हम स्टेंजा का अध्ययन करते हैं, एक एक वर्ड को समझेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे व्हाट इज द बॉय नाउ। अब यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के का क्या होगा। इसमें बताया गया है कि अब उस लड़के का क्या होगा। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के का क्या होगा। अगर वैसे तो देखें तो इसका क्या होगा, अब लड़का क्या है। इसका ऐसे बोलेंगे तो इसका अर्थ जो है कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि अब उस लड़के का क्या होगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। अब उस लड़के का क्या होगा जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। What is he to do? I saw it go. What मतलब क्या, What is he to do? What मतलब क्या, क्या is he to do उसे करना है, मतलब क्या क्या उसे करना है। अर्थात अब वो क्या करने वाला है। उसकी गेंद तो खो गई है, लेकिन अब वो क्या करने वाला है। I saw it go, I saw it go, मैंने उसे देखा। आई आया किसके लिए, पोएट के लिए। तो पोएट कहते हैं मैंने उसे देखा। उसे देखा मतलब ईट आया गेंद को। मैंने उसे देखा अर्थात मैंने गेंद को देखा। गो मैरिली, गो मैरिली मतलब प्रसन्नता पूर्वक जाते हुए। मैरिली मतलब प्रसन्नता पूर्वक। मैंने उस गेंद को प्रसन्नता पूर्वक जाते हुए, उछलते हुए देखा। उछलते हुए प्रसन्नता पूर्वक जाते हुए मैंने उस गेंद को देखा। और वो गेंद कहाँ चली गई, डाउन द स्ट्रीट, गली में चली गई। एंड देन मैरिली ओवर, और तब प्रसन्नता पूर्वक उछलते हुए, देयर इट इज इन द वाटर, वहाँ वह गेंद कहाँ चली गई, पानी में चली गई। अर्थात इसमें बताया गया है कि वो गेंद कहाँ खो गई है। तो इसमें बताया गया है कि आई सॉ इट गो, मैंने उस गेंद को देखा, मैंने उसे देखा। गो मैरिलिंग बाउंसिंग, अर्थात उछलते हुए प्रसन्नता पूर्वक जाते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में जाते हुए मैंने देखा। एंड देन मैरिली ओवर, और तब प्रसन्नता पूर्वक, देयर इट इज इन द वाटर, और तब प्रसन्नता पूर्वक पानी में उस गेंद को जाते हुए देखा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। नो यूज टू से, यह कहने का कोई प्रयोग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। नो यूज, कोई मतलब नहीं है। यह कहने का कोई मतलब नहीं है ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि अन्य गेंदें भी हैं। मतलब अन्य गेंदें भी हैं, अन्य बाल भी हैं, इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं है। तो इस स्टेंजा का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया। एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब उस लड़के का क्या होगा। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, मतलब क्या वह अब करने वाला है। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मैं उस गेंद को प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए गली में जाते हुए देखा। एंड देन मैरिली ओवर, और तब प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए,
देयर इट इज इन द वाटर, वह गेंद पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, अन्य गेंदें भी हैं, अन्य गेंदें भी हैं, इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं, इस बात को कहने से कोई लाभ नहीं है। तो चलिए अगला स्टेंजा देखेंगे, दूसरा स्टेंजा। स्टेंजा 2 है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. Now अब आगे देखेंगे इसमें क्या बताएगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट का अर्थ होता है अंतिम, एक अंतिम शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग ग्रीफ मतलब द्रवित कर देने वाला या झकझोर देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख, एक अंतिम झकझोर देने वाला दुख फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस द बॉय मतलब उस लड़के को जड़वत बना देता है। जैसे उस बच्चे का गेंद पानी में खो गया, पानी में बहकर चला गया, तो उसके वजह से वह बच्चा बहुत ही निराश है, और वो निराश है तो क्या होता है, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक अंतिम झकझोर देने वाला दुख उस लड़के को जड़वत बना देता है। एज ही स्टैंड्स रिगिड, जैसा कि वह जो है स्टैंड्स रिगिड यानी कठोर, कठोर बन करके खड़ा रहता है। ट्रेम्बलिंग कांपता है, स्टीयरिंग डाउन और नीचे की ओर ध्यान से देख रहा होता है। स्टीयरिंग मतलब ध्यान से देखना। जब गेंद चली जाती है तो वह अंतिम झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को जो है जड़वत बना देता है, और जैसे कि वो जो है कठोर बन करके खड़ा रहता है, ट्रेम्बलिंग थोड़ा बहुत कांपता है, और नीचे की तरफ वह घूर करके देखता है अथवा वह ध्यान से देखता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसका बचपन का दिन, ऑल हिज यंग डेज मतलब उसका पूरा बचपन का समय, इनटू द हार्बर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, उसका बचपन का समय जो है बंदरगाह पर ही व्यतीत होता है। फेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसके गेंद खो गए, जहां उसके गेंद जो है गायब हो गए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो पोएट कहते हैं मैं उस बच्चे का परिचय नहीं कराऊंगा। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, तो यहां देखेंगे, इसमें देखेंगे आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इसका अर्थ है कि मैं उसके कार्यों में दखल नहीं दूंगा। इंट्रूड का अर्थ यहाँ पर परिचय नहीं है, दखल देना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके अधिकार में दखल नहीं दूंगा। आई डाइम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो इसमें बताया गया अ डाइम मतलब 10 सेंट के सिक्के, 10 सेंट के सिक्के यानी 10 सेंट के सिक्के में अनदर बॉल एक दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है। तो इसमें पोएट कहते हैं 10 सेंट के सिक्के में अ डाइम अर्थात 10 सेंट के सिक्के में एक दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, लेकिन दूसरी गेंद खरीदना क्या है, इज वर्थलेस, बेकार है। 10 सेंट के सिक्के में एक दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, इज वर्थलेस, लेकिन वो गेंद खरीदना क्या है, बेकार है। यहाँ पर नाउ दिया है, तो नाउ को हम दूसरे स्टेंजा में आप समझेंगे। तो पुनः इसको देख लेते हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, एक अंतिम झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को जड़वत बना देता है जब उस बच्चे की गेंद खो जाती है। एज ही स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टीयरिंग डाउन, जैसा कि वो जो है कठोर बन करके खड़ा रहता है, ट्रेम्बलिंग थोड़ा कांपता है, स्टीयरिंग डाउन नीचे की तरफ देखता है, जहाँ उसकी गेंद खो गई है नीचे की तरफ देखता है।
ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, और उसका पूरा बचपन का समय बंदरगाह में व्यतीत होता है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसके गेंद खो गए। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं जो है उसके कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। उसके अधिकार को मैं नहीं छीनूंगा। अ डाइम अनदर बॉल, अर्थात 10 सेंट के सिक्के में एक दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, लेकिन 10 सेंट के सिक्के में एक दूसरी गेंद को खरीदना, यह कार्य क्या है? इट्स वर्थलेस, बेकार है। नाउ को हम दूसरे स्टेंजा में देखेंगे। तीसरा स्टेंजा देखेंगे, स्टेंजा 3। ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंसेज का अर्थ यहाँ पर देखेंगे, समझता है, कॉन्सिडर सीज। वह समझता है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वह पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या पहली जिम्मेदारी, वह पहली जिम्मेदारी को वह समझता है। वह लड़का जिसकी गेंद खो गई है, वह अपनी पहली जिम्मेदारी को समझता है। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, वर्ड ऑफ पोजेशंस का अर्थ यह है भौतिक संसार। अर्थात इसमें बताया गया इस भौतिक संसार में पीपुल विल टेक बॉल्स, इस भौतिक संसार में लोग क्या करते हैं? लोग गेंद खरीदेंगे। पीपुल विल टेक अर्थात लोग लेंगे, बॉल्स मतलब गेंद। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, लोग जो है गेंद खरीदेंगे, इस भौतिक संसार में लोग गेंद खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा गेंद खोते रहेंगे। इसमें बताया गया है इस भौतिक संसार में लोग जो है गेंद खरीदेंगे और सदैव वो गेंद खोते रहेंगे। लिटिल बॉय, छोटे बालक। एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। जिसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति उस खोए हुए गेंद को नहीं खरीद सकता है। जैसे इसमें बताया गया इस भौतिक संसार में लोग जो है गेंद खरीदते रहेंगे और हमेशा गेंद गायब होते रहेंगे। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस खोए हुए गेंद को पुनः खरीद नहीं सकता है। जो खो गया है उसको तो कोई खरीद नहीं पाएगा, लेकिन नए गेंद को जो है लोग खरीदते रहेंगे और उसको हमेशा खोते रहेंगे। लेकिन यहाँ दिया है एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति जो है उस गेंद को, उस खोई हुई गेंद को पुनः नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी इज एक्सटर्नल अर्थात जो धन होता है वह बाहरी वस्तु होता है। तो चलिए इस पोयम को एक बार और समझते हैं। नाउ ही सेंसेज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वह पहली जिम्मेदारी का अनुभव करता है, अर्थात अब वह पहली उत्तरदायित्व को समझता है। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, भौतिक संसार में पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग जो है गेंद खरीदेंगे। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंद हमेशा खोते रहेंगे। लिटिल बॉय, छोटे बालक। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को पुनः नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है? एक्सटर्नल है, बाहरी वस्तु। यहाँ देखेंगे एक्सटर्नल मतलब बाहरी वस्तु, धन तो बाहरी वस्तु है। तो चलिए अगला स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा को देखेंगे। अब वो बच्चा जो है जो गेंद खो दिया है वो उसके बारे में बताया गया। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वो बच्चा सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, वेल बिहाइंड अर्थात ठीक प्रकार से, वह बच्चा जो है वह बच्चा ठीक प्रकार से सीख रहा है।
हिज डिस्परेट आइज मतलब अपने निराश आंखों के सामने, अपने निराश आंखों के सामने वह बच्चा सीख रहा है। अपने निराश आंखों के सामने वह बच्चा सीख रहा है। जैसे गेंद उसकी खो गई है तो वो निराश हो गया है, तो अपने निराश आंखों के सामने वह बच्चा अब ठीक प्रकार से सीख रहा है। द एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब यह है कि ज्ञान शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, एपिस्टमोलॉजी मतलब ज्ञान शास्त्र, और ऐसा ज्ञान जो प्रकृति का ज्ञान है। यहाँ पर इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ, आप समझेंगे। एपिस्टमोलॉजी आ स्टडी ऑफ द नेचर मतलब प्रकृति का अध्ययन ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के प्रकृति का अध्ययन मतलब ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से संबंधित हो, यानी उस प्रकृति के हानि को आप समझ लेंगे। एपिस्टेमोलॉजी मतलब प्रकृति ज्ञान के हानि को, यानी ज्ञान शास्त्र की हानि को, ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से संबंधित हो, तो ज्ञान शास्त्र की हानि को वह बच्चा अपने निराश आंखों के सामने क्या कर रहा है, ठीक प्रकार से सीख रहा है। इसमें प्रकृति का ज्ञान क्या बताया गया है? जैसे बताया गया है कि प्रकृति क्या करती है, प्रकृति जो है अपने अनुसार इस संसार में अपना संतुलन बनाती है। जैसे होता क्या है कि जीवन में ढेर सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे हम बहुत अच्छा मकान बनवाए और मकान बनवा लिए और पता चलता है कुछ ही दिनों के बाद भूकंप आती है और वह मकान पूरा जो है गिर जाता है। किसान फसल लगाता है और उसका फसल जो है नष्ट हो जाता है। ये सब कुछ नष्ट होता है, सब कुछ जो बर्बादी होता है वो बर्बादी प्रकृति के द्वारा होता है। तो यह सब कुछ जो है प्रकृति के द्वारा होता है और उसके बाद से उस प्रकृति के ज्ञान को, या अर्थात प्रकृति के हानि वाली जो ज्ञान है, ज्ञान शास्त्र को प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए और प्रकृति के आगे किसी व्यक्ति का बस चलता नहीं है। तो उसी प्रकार से उस बच्चे का भी गेंद खो गया है। तो इसमें पोएट ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस ज्ञान शास्त्र, उस प्रकृति के ज्ञान शास्त्र की हानि को वह बच्चा अपने निराश आंखों के सामने अच्छी प्रकार से वह समझ रहा है, उसे सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप, कि जैसे जो भी हानि हो गई तो हाउ टू स्टैंड अप मतलब कैसे खड़ा हुआ जाए, उसको सहन करके कैसे खड़ा हुआ जाए, इस बात को वह बच्चा सीख रहा है। जो हानि तो हो गई लेकिन कैसे उसके बाद से खड़ा हुआ जाए, अर्थात कैसे उस हानि का सामना किया जाए, यह बात जो है बच्चा वह सीख रहा है। नोविंग जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, इसमें बताया गया नोइंग मतलब जानते हुए कि व्हाट मतलब जो कुछ भी है, जानते हुए कि जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, एवरी मैन मस्ट वन डे नो प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन पता चलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का जो है एक दिन पता चल ही जाएगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज और अधिकांश लोग बहुत से दिनों में जान जाते हैं, और अधिकांश लोग जो है मतलब बहुत दिनों में अर्थात कई दिनों में इन घटनाओं के माध्यम से जान जाते हैं, और वो जान जाते हैं हाउ टू स्टैंड अप कि कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे उस कष्ट को सहन करके कैसे उसका सामना किया जाए। इस बात को अधिकांश लोग मतलब कई दिनों में इस बात को जान ही जाते हैं। चलो एक बार इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा जो भी इसमें जो है ज्ञान बताया गया है, जो भी इसमें तर्क दिया गया है वो जीवन से संबंधित है। थोड़ा इसको एक बार और समझेंगे। ही इज लर्निंग, वह बच्चा सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज,
वह बच्चा ठीक प्रकार से अपने निराश आंखों के सामने सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, अर्थात प्रकृति के ज्ञान शास्त्र की हानि के बारे में वह बच्चा अपने निराश आंखों के सामने ठीक प्रकार से सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कैसे खड़ा हुआ जाए, कैसे उसका सामना किया जाए। नोविंग, यह जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यह जानते हुए कि जो कुछ भी घटना घटित होती है प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन उसे जानना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत से अधिकांश लोग ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ दिनों में उस बात को जान ही जाते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कैसे जो है खड़ा हुआ जाए, कैसे जो है उसका सामना किया जाए। तो प्रिय भैया बहनों, यह स्टेंजा आपको पढ़ाया गया और बहुत ही आसान शब्दों में, सरल शब्दों में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अपने हाई स्कूल के दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके, इस पोयम से सीख मिल सके। धन्यवाद।